हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। आज से हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से बोर्ड परीक्षा में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए इस चैप्टर को आप सही तरह समझना। तो आज मैं आपको केवल बेसिक बताने वाला हूँ इस चैप्टर का कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके सिलेबस से हट चुका है जो यूपी बोर्ड के बच्चे, और क्या आपको पढ़ना है। देखो, हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आपको पूरा, क्योंकि हमारे साथ यूपी, बिहार, एमपी हर जगह का बच्चा जुड़ा हुआ है। इसी वजह से चैप्टर तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जो यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है उसको आप मत पढ़ना, अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो। अदरवाइज यार पढ़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं वो यूज जरूर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ऊपर जो मैंने लिखा है ये है आपका रिमूव्ड सिलेबस, जो कि यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटाया जा चुका है। इस चैप्टर से क्या क्या हट चुका है बच्चों? तो अब आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना। रेडियो एक्टिविटी के बारे में अब आपको नहीं पढ़ना है कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अल्फा, बीटा तथा जो गामा किरणें हैं और इनके गुण, ये भी बच्चों आपको अब नहीं पढ़ने। तो ये चीजें रेडियो एक्टिविटी से ही रिलेटेड होती हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और ये जो किरणें होती है बच्चों, इनको रेडियो एक्टिव किरणें या बैकुरल किरणें कहा जाता है। बैकुरल किरणें क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज वैज्ञानिक बैकुरल ने की थी। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो घटना है, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविता। और ये जो अदृश्य किरणें होती है बच्चों, ये अल्फा, बीटा तथा गामा किरणें होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। जो अल्फा किरणें होती हैं ये धनावेशित होती हैं, गामा किरणें उदासीन होती हैं और बीटा किरणें ऋणावेशित होती है। क्लियर है? तो इनके गुण और इनके बारे में आपको अब नहीं पढ़ना है अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो। अगर आप किसी अदर बोर्ड से तो आपको पढ़ना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव 6 संबंधी नियम रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम था, जो कि आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बच्चों, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बाइंडिंग एनर्जी भी नहीं पढ़नी है आपको। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा न्यूमेरिकल्स में यूज कराऊंगा, वहां पर आपको यूजेबल हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स यार आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें जो परिवर्तन होता है बच्चों, ये भी आपको अब नहीं पढ़ना है। तो ये तो वो सिलेबस है बच्चों जो यूपी बोर्ड से हट चुका है। फिर बात आती है कि सर क्या पढ़ाएंगे आप? तो बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको अब ये पढ़ना है। नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ना है, नाभिक के आकार के बारे में पढ़ना है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। आप सभी को पता है समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको बच्चों हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। समभारिक क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उनको समभारिक कहा जाता है। और समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उनको समन्यूट्रॉनिक कहा जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, देखो द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशनशिप के संबंध में एक इक्वेशन था बच्चों, अगर आपने पढ़ रखा है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E = mc²। इस सूत्र के द्वारा द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या कहते हैं इसको? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी चीज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसके समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी, तो आप इस सूत्र को लगाओगे, E = mc²। तो 1 × c की जगह कितना लगाओगे? आप सभी को पता है यार, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो = 1, 3 का स्क्वायर 9, और पावर यार आप जानते हो डबल हो जाएगी तो 10⁻16। तो 1 किलोग्राम की जो तुल्य ऊर्जा होगी बच्चों, वो होगी आपकी 9 × 10⁻16 जूल। ये 1 किलोग्राम की तुल्य ऊर्जा है। तो इस सूत्र के द्वारा हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। द्रव्यमान क्षति, अब देखो नाभिक, आप सब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर हमारा कोई भी एटम है, ये परमाणु है, इसके अंदर आप सभी को पता है बच्चों न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो इस नाभिक का जो द्रव्यमान है, इस नाभिक का जो द्रव्यमान है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में होने वाली ये जो कमी है बच्चों, उसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। तो वैसे नाभिक का कोई द्रव्यमान होगा, एक्चुअल में द्रव्यमान निकल के आएगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके अंदर है? नाभिक के। तो यहाँ पर कोई भी एटम आप ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो। अगर सोडियम होगा तो कितने प्रोटॉन्स होंगे उसमें? 11, और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे उसमें? 12। कितने होंगे? 12। तो इन दोनों का योगफल निकालेंगे तो वो नाभिक का द्रव्यमान निकल के आएगा। किसका? नाभिक का द्रव्यमान। लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, वास्तविक द्रव्यमान,
वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस नाभिक के द्रव्यमान से। तो ये जो कमी होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। नाभिकीय विखंडन की बात करें तो देखो, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का विघटन होता रहता है, तो वो हल्के हल्के दो नाभिकों में टूट जाता है। जब एक बड़ा नाभिक दो हल्के हल्के नाभिकों या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है तो इस प्रोसेस को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु बम नाम सुना है ना? एटम बम जो है बच्चों, वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर ही आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। और एक होता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय संलयन। तो इन चीजों को आपको याद रखना बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। पूछा जा सकता है कि जो नाभिकीय विखंडन है, या फिर कह सकते हैं कि परमाणु बम जो है वो किस क्रिया पर आधारित है। तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और सूर्य में जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो भी नाभिकीय संलयन की क्रिया ही है। नाभिकीय विखंडन को फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो कि परमाणु बम में होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो कि नाभिकीय रिएक्टर या न्यूक्लियर भट्टी में होती है। ठीक है, ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए बच्चों। तो ये थोड़ा सा बेसिक है बच्चों, सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। रेडियो एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे हम, पूरा पढ़ने वाले, वैसे शुरुआत हम यहां से करेंगे। ठीक है, नाभिकों की संरचना से, कि न्यूक्लियस की संरचना किस टाइप से होती है, नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाभिक के चारों ओर खाली स्थान जो होता है उसमें इनमें चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नहीं तो 9th में आपने पढ़ा होगा। समस्थानिक क्या है? अगर मैं समस्थानिक की बात करूं, बेसिक समझ लो, पूरा चैप्टर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी केवल बेसिक समझो, क्योंकि बेसिक से आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1T3, तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। क्या है बच्चों? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 समस्थानिक या 3 आइसोटोप्स हैं। तो इनमें आप क्या देख रहे हो? इनमें आप देख रहे हो कि तीनों का जो परमाणु क्रमांक है, तीनों का जो परमाणु क्रमांक है वो तो समान है, लेकिन तीनों के जो परमाणु भार हैं बच्चों, वो तीनों के डिफरेंट हैं। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम समस्थानिक या आइसोटोप्स कहते हैं। बात आती है फिर संभारिक क्या होते हैं। तो बच्चों संभारिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो यहां पर परमाणु भार दोनों के समान हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों के भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को हम लोग आइसोबार्स या समभारिक कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? जो समस्थानिक होते हैं बच्चों उनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, और जो संभारिक होते हैं उनमें परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो डेफिनेशन है, आप आसानी से बना सकते हो कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एवं कैल्शियम। आर्गन एवं कैल्शियम एक दूसरे के संभारिक हैं। आप यहां देख रहे हो कि दोनों के परमाणु भार बच्चों समान हैं लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों के भिन्न भिन्न है। तो ये क्या है? हमारे संभारिक है। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो यहां पर एग्जांपल है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तीनों में अगर हम निकालें ना कि कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक आप सभी को पता है 14 होता है। Si 30, 15 P31, 16 S32। ठीक है ना। तो 30 में से 14 गया, कितना बचा? 16। 31 में से 15 गया, कितना बचा? 16। 32 में से 16 गया, कितना बचा? 16। तो तीनों में आप क्या देख रहे हो? न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। सिलिकॉन में बात करें तो इसमें भी न्यूट्रॉन्स की संख्या 16 है। प्रोटॉन्स, फास्फोरस की बात करूं तो इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। सल्फर की बात करूं तो इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है बच्चों, उनको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, फास्फोरस एवं सल्फर, ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी आ रही है? समान। तो छोटी छोटी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर मैंने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बारे में आपको पढ़ाई दिया, E = mc²। तो पहले यह समझा जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने समीकरण के आधार पर बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। और इसके लिए इन्होंने एक समीकरण दिया जिसको हम कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र के द्वारा हम ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है ये वाला, इसको सही तरह प्रिपेयर कर लेना।
द्रव्यमान क्षति में आपको बता ही चुका हूं बच्चों कि नाभिक का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वास्तविक द्रव्यमान से कुछ कम होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा, एक्चुअल जो द्रव्यमान होगा उससे थोड़ा सा कम होता है उस नाभिक का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में होने वाली ये जो कमी है बच्चों, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस प्रोसेस को, इस घटना को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो संलयन क्या होगा फिर? तो दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक जब जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। पूरा चैप्टर आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। रेडियोएक्टिव क्षय क्या होता है? तो देखो जितने भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरण उत्सर्जित करते रहते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अल्फा किरण और गामा किरण उत्सर्जित करते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो बीटा किरण और गामा किरण उत्सर्जित करते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही पदार्थ अल्फा और बीटा किरण एक साथ उत्सर्जित करे। यूरेनियम की बात करूं मैं, यूरेनियम जो है बच्चों ये हमारा अल्फा कण उत्सर्जक है। तो इससे अल्फा कण उत्सर्जित होंगे और बनेगा 90 TH234 प्लस 2 अल्फा 4। यहां पर जो थोरियम बना है ये हमारा बीटा कण उत्सर्जक है। क्या है? बीटा कण उत्सर्जक है। और ये विघटित हो जाएगा 91 Pa234 प्लस -1 बीटा 0, क्योंकि एक बीटा कण उत्सर्जक है तो हमें यहां पर प्रोटैक्टेनियम मिलेगा। तो जितने भी रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा किरण, गामा किरण, बीटा कण उत्सर्जित करते रहते हैं, लेकिन एक ही पदार्थ अल्फा कण और बीटा कण एक साथ उत्सर्जित नहीं कर सकता। गामा किरण दोनों के साथ होंगी, चाहे पदार्थ अल्फा कण उत्सर्जक हो चाहे पदार्थ बीटा कण उत्सर्जक हो, लेकिन गामा किरण दोनों के साथ रहेंगी, अल्फा कण के साथ भी रहेंगी और बीटा कण के साथ भी उत्सर्जित होंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला कि एक ही पदार्थ, एक ही तत्व अल्फा और बीटा किरण एक साथ उत्सर्जित करे। यहां पर आप देख रहे हो कि यूरेनियम क्या कर रहा है? पहले अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। जो यहां पर बना थोरियम, ये थोरियम बीटा कण उत्सर्जक है, तो इससे हमने एक बीटा कण उत्सर्जित करा दिया। अब ये प्रोटैक्टेनियम है, हो सकता है ये अल्फा कण उत्सर्जक हो, फिर आगे जो बनेगा वो बीटा कण उत्सर्जक हो। इस तरीके से ये जो चेन है बच्चों आगे तक चलती रहती है और लेड पर आकर ये चेन समाप्त हो जाती है, क्योंकि लेड जो है एक स्थायी नाभिक वाला तत्व है। क्या है? स्थायी नाभिक वाला तत्व है। क्लियर है यहां तक सभी को? उसके बाद बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। और भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इससे हटकर भी आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नॉलेज आपके पास जितनी रहेगी उतना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है बच्चों, तो ये तो आज का बेसिक है। उम्मीद करता हूं मैं क्या पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, कैसे पढ़ाऊंगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो को तो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हो, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है ना, एक जगह, कि क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का टारगेट है मुझे 1000 लाइक से इस वीडियो पे चाहिए, तभी बच्चों इसका न्यू पार्ट आने वाला है। यार इतना तो कर ही सकते हो, तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।